हेलो विद्यार्थियों, टारगेट विद लक्ष्य की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो सॉलिड स्टेट के इस लेक्चर में अब आप लोग पढ़ेंगे यहाँ पर इकाई सेल या फिर बोल सकते हैं एकक कोष्ठिका के बारे में, जिसे हम लोग बोलते हैं यूनिट सेल। इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा, इससे बोला जाता है मात्रक कोष्ठिका। मात्रक कोष्ठिका, तो इसे हम लोग यूनिट सेल या फिर मात्रक कोष्ठिका भी बोलते हैं। तो इसके लिए पहले आप फिगर ध्यान दीजिए, तो आप इसे बहुत ही आसानी से समझ लेंगे। जैसे कि ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो है आपको एक क्रिस्टल जालक दिखाई दे रहा है, और इस क्रिस्टल जालक में ध्यान दीजिए यहाँ पर ये वाला जो भाग है इसे हाईलाइट किया गया है, यानी कि इस क्रिस्टल जालक में ध्यान दीजिए इस प्रकार के कई सारे बॉक्स बने हुए। ध्यान दीजिए पहला भाग है, इसी प्रकार से ये दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि 4 भाग ये ऊपर दिए गए हैं। इसी प्रकार के 4 भाग नीचे दिए गए हैं, यानी कि यहाँ पर ये जो भाग हाईलाइट किया गया है, यानी कि इसका एक छोटा सा हिस्सा, इसे ही हम लोग बोलते हैं यूनिट सेल, यानी कि इस भाग को ही बोला जाता है इकाई सेल। ये आप लोग याद रखेंगे, इकाई सेल। इसके लिए आप एक और फिगर ध्यान दीजिए, तो आपको यहाँ पर और भी समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर इसका ये दूसरा फिगर ध्यान दीजिए, इसमें ध्यान दीजिए ये वाला भाग अलग बना दिया गया, और यहाँ पर ध्यान दीजिए इस क्रिस्टल जालक में इस भाग को यहाँ पर हाईलाइट भी किया गया है, और ये भाग यहाँ पर ये अलग दिखाया गया। तो ये जो एक छोटा सा हिस्सा होता है, यानी कि ये जो छोटा भाग होता है, इसे ही हम लोग बोलते हैं यूनिट सेल, यानी कि इकाई सेल कहा जाता है। तो जब यहाँ पर कई सारे इकाई सेल यानी कि यूनिट सेल को आपस में जोड़ा जाता है, तो यहाँ पर क्या बन जाता है, ये क्रिस्टल जालक बन जाता है, जिसके बारे में आपको पहले से बताया जा चुका है। तो इस क्रिस्टल जालक का ये जो छोटा सा भाग होता है, इससे ही हम लोग बोलते हैं यूनिट सेल। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे इसमें ध्यान दीजिए ये आपका यहाँ पर हाईलाइट हिस्सा है। इसके अलावा ध्यान दीजिए एक भाग ये जोड़ा गया है, इसके अलावा यहाँ पर जुड़ा हुआ है, यहाँ पर जुड़ा हुआ है, इसी प्रकार से ये जुड़े हुए हैं, यानी कि इसमें ध्यान दीजिए जो छोटा सा हिस्सा है, इसी प्रकार के कई सारे भाग जोड़े गए हैं। एक आपका ये जोड़ दिया गया है, इसी प्रकार से ये जोड़ा गया है, तीसरा, ये चौथा, पांचवा, इसके अलावा ध्यान दीजिए छठवां, सातवां, इसके अलावा ये पीछे बना हुआ है आठवां। इस प्रकार से इसमें कई सारे भाग जो है यहाँ पर जोड़ दिए गए हैं, यानी कि ये यहाँ पर जो छोटा सा हिस्सा है, इसी प्रकार के कई सारे भाग जो है सभी दिशाओं में। ध्यान दीजिए एक तो आपका ये इस दिशा में, यानी कि एक्स अक्ष की दिशा में जुड़ा हुआ है, एक आपका ध्यान दीजिए यहाँ पर ये इस प्रकार से जुड़ा होगा, यानी कि वाई अक्ष की दिशा में, और तीसरा ये यहाँ पर ध्यान दीजिए इस तरफ जुड़ा होगा, यानी कि जो जेड अक्ष, यानी कि तीनों विमाओं में यहाँ पर जो है इस छोटे से भाग को जब हम लोग जोड़ देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, आपका क्रिस्टल जालक बन जाता है। यानी कि ये छोटा सा जो हिस्सा होता है, इससे हम लोग बोलते हैं यूनिट सेल। तो अगर आप इसे परिभाषित करना चाहें तो किस प्रकार से बताएंगे, आप बताएंगे यहाँ पर इकाई सेल, या फिर बोल सकते हैं यहाँ पर एकक कोष्ठिका। क्रिस्टल जालक का वह छोटे से छोटा भाग है जिसे जो है तीनों विमाओं में, यानी कि एक्स अक्ष, वाई अक्ष, इसके अलावा जेड अक्ष, इन तीनों विमाओं में जो है बार बार दोहराने पर जो संपूर्ण जालक बनता है, इस छोटे से भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, इकाई सेल, यानी कि यूनिट सेल कहते हैं। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर इसकी परिभाषा आप बता सकते हैं। यहाँ पर इकाई सेल, इकाई सेल क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल जालक का वह छोटे से छोटा भाग का वह छोटे से छोटा भाग है जिसे यहां पर आप बताएंगे, जिसे तीनों विमाओं में बार बार, यानी कि इस विमा में एक बार इधर जोड़िए, फिर इसके बाद पीछे जोड़ा गया, ध्यान दीजिए, इसीलिए यहां पर लिखा गया है बार बार दोहराने पर संपूर्ण जालक का निर्माण होता है। संपूर्ण जालक का निर्माण होता है। तो यहां पर आप लोग याद रखिएगा, ये जो छोटा सा हिस्सा होता है, इससे ही हम लोग इकाई सेल या फिर यूनिट सेल कहते हैं, और इससे जब यहाँ पर तीनों विमाओं में बार बार जुड़ा जाता है, तो यहाँ पर जो है क्रिस्टल जालक का निर्माण हो जाता है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए एकक कोष्ठिका, या फिर आप बोल सकते हैं इकाई सेल भी इसे बोल सकते हैं। तो एकक कोष्ठिका के प्राचल, तो प्राचल का मतलब होता है पैरामीटर्स, याद रखिएगा, प्राचल का मतलब होता है पैरामीटर।
पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। तो इसके पैरामीटर के लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो आपको ये फिगर दिखाई दे रहा है, इस फिगर में ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर हम लोग मान लें, ध्यान दीजिए, ये वाला जो इकाई सेल है इससे हम लोग मान लेते हैं इस भाग को एक्स अक्ष। इसी प्रकार से ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो ये वाला भाग है इससे हम लोग मान लेते हैं वाई अक्ष, और इसको यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं ये आपका है जेड अक्ष। इसके अलावा जो ये वाली यहाँ पर एक्स अक्ष की लंबाई है इसको हम लोग मान लेते हैं ए, जो वाई अक्ष की लंबाई है इसको हम लोग मान लेते हैं बी, इसके अलावा जो जेड अक्ष की लंबाई है ये यहाँ पर हो जाएगी सी। तो ये तो यहाँ पर हो गई अक्षीय लंबाई, यानी कि आप अगर लिखना चाहें तो इसमें यहाँ पर बता सकते हैं अक्षीय लंबाई, अक्षीय लंबाई। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक्स अक्ष की लंबाई कितनी है ए, तो यहाँ पर ए, तो ए क्या है यहाँ पर एक्स अक्ष में लंबाई, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं एक्स अक्ष में लंबाई। इसके अलावा बी जो है आपका ये हो जाएगा वाई अक्ष में लंबाई, बी यहाँ पर ध्यान दीजिए ये वाई अक्ष में लंबाई हो जाएगी। इसके अलावा सी जो यहाँ पर है ये जेड अक्ष में यहाँ पर लंबाई हो जाएगी। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर हम लोग अक्षीय कोण की बात करें, ये तो हो गई अक्षीय लंबाई। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अक्षीय कोण, तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो ये भुजा ए दी गई है इसके सामने का ये जो कोण है इसे हम लोग मान लेते हैं अल्फा, और यहाँ पर जो भुजा बी दी गई है इसके सामने का कोण हम लोग मान लेते हैं बीटा। इसके अलावा भुजा सी के सामने का कोण मान लेते हैं यहाँ पर गामा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो अच्छी कोण हो जाएंगे अल्फा, बीटा और गामा हो जाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए जो ये कोण दिया गया आपका अल्फा, ये किसके बीच का कोण है बी और सी के बीच का कोण। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं बी तथा सी के मध्य कोण, मध्य कोण, तो ये बी और सी के मध्य का कोण हो जाएगा। इसी प्रकार जो बीटा है ये सी और ए के मध्य के बीच का कोण हो जाएगा, सी तथा ए के मध्य का कोण। इसी प्रकार से जो गामा दिया गया है ये ए और बी के बीच का कोण हो जाएगा। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं ए तथा बी के मध्य कोण। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, इसमें जो ये अक्षीय लंबाइयाँ दी गई थी ए बी सी, इसके अलावा आपको यहाँ पर ये अक्षीय कोण दिए गए हैं, ये तीनों जो है बराबर भी हो सकते हैं और बराबर नहीं भी हो सकते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, यानी कि अगर आप नोट करना चाहें तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसमें नोट में कि यहाँ पर जो ए बी सी आपको ये अक्षीय लंबाइयाँ बताई गई ए बी सी, इसके अलावा यहाँ पर जो कोण बताए गए अल्फा, बीटा और गामा, ये जो है बराबर भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि बराबर भी हो सकते हैं और नहीं भी, और नहीं भी। तो ये आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर जो ये तीनों लंबाइयाँ दी गई ये बराबर भी हो सकती हैं और बराबर नहीं भी हो सकती हैं। इसके अलावा ये कोण भी जो है तीनों बराबर भी हो सकते हैं और बराबर नहीं भी हो सकते हैं। और इसके अलावा यूनिट सेल में आपको कुछ नोट पॉइंट और भी याद रखने हैं। जैसे इसमें ध्यान दीजिए, एक यूनिट सेल में कितने कोने होते हैं टोटल आपको ये पता होना चाहिए। एक यूनिट सेल में जो है टोटल कितने कोने होते हैं, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 1 2 3 4, इसी प्रकार से यहाँ पर ध्यान दीजिए 5 6 7 8, यानी कि कोने कितने होते हैं 8 होते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए फलक कितने होते हैं इसमें, तो फलक के लिए ध्यान दीजिए एक ये ऊपर वाला हिस्सा, इसी प्रकार से ये नीचे वाला हिस्सा 2, इस प्रकार से ये तीसरा इधर का हो जाएगा और इसके सामने का ये चौथा, इसी प्रकार से ये आपके सामने का 5 और एक ये पीछे वाला 6, यानी कि टोटल इसमें फलक कितने होते हैं 6। तो इसे समझने के लिए अगर आप कोई यहाँ पर घन के आकार का जो बॉक्स लेंगे तो उसमें आप फलक गिन सकते हैं, उसमें जो है 6 फलक होंगे। इसके अलावा आपको याद होना चाहिए इसमें कोर कितनी होंगी, यानी कि कितनी उसकी भुजाएं होंगी। तो अगर यहाँ पर आप कोर गिनेंगे टोटल, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए एक भुजा ये है 2 3, इस प्रकार से। इसके अलावा चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, इसके अलावा ये 11 और एक ये 12, टोटल इसमें कोर कितनी हो जाएंगी 12 कोर हो जाएंगी। तो ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा कि एक यूनिट सेल में जो है 8 कोने होते हैं, 6 फलक होते हैं, इसके अलावा 12 कोरे होती हैं। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। अब इसके बाद आप लोग इसमें पढ़ेंगे एकक कोष्ठिका के प्रकार, यानी कि एकक कोष्ठिका जो है कितने प्रकार की होती है। तो आप लोग याद रखिएगा कि एकक कोष्ठिका जो है ये 2 प्रकार की होती हैं।
तो ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा कि ये जो है यहाँ पर 2 प्रकार की होती हैं। सबसे पहला आप लोग याद रखिएगा जिसे हम लोग बोलते हैं आद्य एकक कोष्ठिका, आद्य एकक कोष्ठिका, या फिर इसे आप बोल सकते हैं सरल एकक कोष्ठिका, सरल एकक कोष्ठिका। तो ये आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर पहला जो है इसमें आद्य या फिर इसे बोल सकते हैं सरल एकक कोष्ठिका। इसके अलावा इसे आप मूलभूत एकक कोष्ठिका भी बोल सकते हैं। इसे हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं SCC। ये आप लोग याद रखिएगा, इसका मतलब होता है सिंपल क्यूबिक सेल, सिंपल क्यूबिक सेल, या फिर इसे आप बोल सकते हैं सिंपल यूनिट सेल। याद रखिएगा शॉर्ट में से बोलना है आपको SCC, यानी कि आद्य या फिर आप बोल सकते हैं सरल एकक कोष्ठिका। तो इसके लिए पहले आप फिगर ध्यान दीजिए, तो आप इसे बहुत ही आसानी से यहाँ पर समझ लेंगे। जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, मान लीजिए यह यहाँ पर जो है एक यूनिट सेल यानी कि एक इकाई सेल आपको दिया गया है, और इसमें ध्यान दीजिए इस यूनिट सेल में ध्यान दीजिए यहाँ पर एक कोना ये है, एक अवयवी कण यहाँ पर होगा, एक अवयवी कण यहाँ पर होगा, एक अवयवी कण यहाँ पर हो जाएगा और एक अवयवी कण यहाँ पर हो जाएगा। इसी प्रकार से ध्यान दीजिए एक अवयवी कण यहाँ पर हो जाएगा, एक इस कोने पर हो जाएगा, एक इस कोने पर और एक इस कोने पर। यानी कि यहाँ पर जो आपको ये यूनिट सेल यानी कि जो इकाई सेल दिया गया है, इसमें जितने भी अवयवी कण हैं ध्यान दीजिए सभी इसके कोने पर उपस्थित हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि जब अवयवी कण यहाँ पर इकाई सेल के कोने पर उपस्थित होते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं आद्य या फिर सरल एकक कोष्ठिका। आप लोग याद रखिएगा कि वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण जो होते हैं वो केवल यहाँ पर कोष्ठिका के कोनों पर ही उपस्थित होते हैं, उससे हम लोग यहाँ पर जो है सरल एकक कोष्ठिका या फिर आद्य एकक कोष्ठिका कहते हैं। तो ये आप लोग याद रखेंगे। यानी कि अगर आप यहाँ पर इसे परिभाषित करना चाहें तो आप बता सकते हैं कि वह एकक कोष्ठिका, वह एकक कोष्ठिका कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण, जिसमें अवयवी कण, अवयवी कण केवल कोष्ठिका के, केवल कोष्ठिका के कोनों पर, कोष्ठिका के कोनों पर उपस्थित होते हैं, कोनों पर उपस्थित होते हैं, सरल एकक कोष्ठिका जो है कहलाती है। सरल एकक कोष्ठिका कहलाती है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जो है इसे परिभाषित कर सकते हैं। याद रखिएगा इसमें जो अवयवी कण है ये केवल जो है कोनों पर ही उपस्थित होंगे, इसके अलावा जो है इसमें अवयवी कण कहीं पर उपस्थित नहीं होंगे। तो इसे हम लोग बोलते हैं सरल या फिर आद्य एकक कोष्ठिका। अगर इसमें जो है यहाँ पर हम लोग इस सेल में कणों की कुल संख्या ज्ञात करें तो इसके लिए ध्यान दीजिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं प्रति इकाई सेल, प्रति इकाई सेल में कणों की कुल संख्या, में कणों की कुल संख्या, तो कणों की कुल संख्या जो है ज्ञात करने के लिए आप लोग याद रखिएगा कोनों पर कितने कण दिए गए हैं, यहां पर आप लिख सकते हैं कोनों पर कण गुणे एक कण का योगदान, एक कण का योगदान। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको बताया गया था कि एक यूनिट सेल में जो है टोटल 8 कोने होते हैं। तो जब इसमें 8 कोने हैं तो इसका मतलब यहाँ पर कोनों पर कितने अवयवी कण हो जाएंगे, 8 अवयवी कण कोनों पर हो जाएंगे। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा है एक कण का योगदान, यहाँ पर आपको एक कण का योगदान बताना है। तो ध्यान दीजिए मान लीजिए ये एक कण है तो इसका इस यूनिट सेल में कितना योगदान होगा 1/8, क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिए टोटल 8 कण दिए गए हैं तो एक कण का योगदान जो होगा वो कितना होगा 1/8 होगा। ये आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर यही पॉइंट आपको समझना है कि इसमें टोटल जो है यहाँ पर 8 कण दिए गए हैं, इसलिए एक कण का जो योगदान होगा इस यूनिट सेल में वो 1/8 होगा। तो इसका मतलब एक कण का योगदान यहाँ पर कितना लिखेंगे आप 1/8 इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 8 से 8 जो है
कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि आप लोग याद रखेंगे यहाँ पर कि अवयवी कणों की इसमें कुल संख्या कितनी मानी जाएगी, 1 होगी। यही पॉइंट आपको यहाँ पर समझना है। तो आप लोग याद रखेगा कि सरल एकक कोष्ठिका में कणों की कुल संख्या कितनी होगी, 1 होगी। इसे आप कैसे ज्ञात करेंगे, कोनों पर कुल कण, इसके अलावा एक कण का योगदान, जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो है कुल कणों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे ज्ञात करेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर इसका सेकंड पॉइंट। तो आप लोग यहाँ पर दूसरा इसमें बता सकते हैं केंद्रित एकक कोष्ठिका। केंद्रित एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका याद रखिएगा, इसे बोला जाता है सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी कि केंद्रित एकक कोष्ठिका। अभी आपको जैसे अभी बताया गया था सरल एकक कोष्ठिका, उसमें बताया गया था कि जो अवयवी कण होते हैं वो केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं यूनिट सेल के, लेकिन इसमें याद रखिएगा इसमें कोनों के अतिरिक्त जो है अन्य स्थितियों पर भी उपस्थित हो सकते हैं। तो अगर आप इसमें लिखना चाहें तो आप बता सकते हैं कि वह एकक कोष्ठिका, वह एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण, जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त, कोनों के अतिरिक्त अतिरिक्त अन्य स्थितियों पर, अन्य स्थितियों पर उपस्थित होते हैं, अन्य स्थितियों पर भी उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं, केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाती है। केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाती है, एकक कोष्ठिका कहलाती है। तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर जो केंद्रित एकक कोष्ठिका होती है ये 3 प्रकार की होती है, यानी कि आप बता सकते हैं कि यह 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। तो इसमें पहला जो आप पढ़ेंगे उससे आप बोल सकते हैं अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो पहला इसमें हो जाएगा आपका अंतः, या फिर इससे आप बोल सकते हैं काय केंद्रित। याद रखिएगा अंतः केंद्रित या फिर बोला जाता है काय केंद्रित एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए जो दिया गया है अंतः या फिर काय केंद्रित एकक कोष्ठिका। अब इसमें समझना है क्या आपको, ध्यान दीजिए जैसे कि इसमें बताया गया था केंद्रित एकक कोष्ठिका में कि इसमें जो अवयवी कण होते हैं वो यहाँ पर कोनों के अतिरिक्त जो है अन्य स्थितियों पर भी उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर जो पहला इसका भाग है इसके लिए पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर ये आपको एक यूनिट सेल यानी कि एक इकाई सेल दिया गया है। इस प्रकार से ये हो गया यहाँ पर एक इकाई सेल। इसमें ध्यान दीजिए कोनों पर जो अवयवी कण उपस्थित होते हैं, जैसे कि ध्यान दीजिए ये सभी कोनों पर अवयवी कण हो जाएंगे। इस प्रकार से ये हो गए यहाँ पर कोनों पर अवयवी कण। इसके अलावा अगर एकक कोष्ठिका में कोनों के अतिरिक्त इसके केंद्र पर भी अवयवी कण उपस्थित है, याद रखिएगा कोनों के अतिरिक्त अगर इसके केंद्र पर भी अवयवी कण उपस्थित है तो इसका मतलब इसे हम लोग बोलते हैं अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। याद रखिएगा आप बता सकते हैं कि यदि अवयवी कण जो है कोनों के अतिरिक्त एकक कोष्ठिका के केंद्र में भी उपस्थित हो तो इसे हम लोग बोलते हैं अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। और आप लोग याद रखिएगा इसे बोला जाता है इंग्लिश में बॉडी सेंटर्ड सेल। याद रखिएगा बॉडी सेंटर्ड सेल, शॉर्ट में बोलते हैं BCC। याद रखिएगा BCC यानी कि बॉडी सेंटर्ड सेल। तो आप अगर इसे परिभाषित करना चाहें तो आप बता सकते हैं कि यदि अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त एकक कोष्ठिका के
केंद्र में भी उपस्थित हों, में भी उपस्थित हों तो यह अंतःकेंद्रित एकक कोशिका कहलाती है। एकक कोशिका कहलाती है। ये आप लोग याद रखेंगे। अगर कोनों के अतिरिक्त जो है इसके केंद्र में भी यहाँ पर अवयवी कण उपस्थित है तो इसे हम लोग बोलते हैं अंतःकेंद्रित एकक कोशिका। तो अगर इसमें हम लोग यहाँ पर कणों की कुल संख्या ज्ञात करें तो अब ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर लिख सकते हैं प्रति इकाई सेल में अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या। तो इस संख्या को ज्ञात करने के लिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो यहाँ पर जैसे कोने पर दिए गए हैं तो उसी प्रकार से यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लिख सकते हैं इसमें कोनों पर कण गुणे एक कण का योगदान, एक कण का योगदान। इसके अलावा आप ध्यान दीजिए प्लस, इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर केंद्र पर भी दिया गया है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं केंद्र पर कण गुणे एक कण का योगदान, एक कण का योगदान। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कोनों पर कितने कण हैं, 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 गुणे, यहाँ पर ध्यान दीजिए लिखा गया था एक कण का योगदान, उसी प्रकार से ध्यान दीजिए कोनों पर 8 कण हैं तो एक कण का जो योगदान होगा 1/8 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/8। इसके अलावा प्लस, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा गया था केंद्र पर कण, तो केंद्र पर कितने हैं 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 गुणे एक कण का योगदान, एक ही कण है तो उसका योगदान भी कितना होगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 8 से 8 कट जाएगा तो यहाँ पर ये आएगा 1 प्लस इसका गुणा करेंगे तो 1, जब दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2। यानी कि आप लोग याद रखेगा कि अंतःकेंद्रित एकक कोशिका में अवयवी कणों की जो कुल संख्या होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। तो ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए इसका सेकेंड पॉइंट यानी कि बी, आप बता सकते हैं फलक केंद्रित एकक कोशिका। फलक केंद्रित एकक कोशिका, एकक कोशिका याद रखेगा, इसे हम लोग बोलते हैं फेस सेंटर्ड सेल, शॉर्ट में इसे बोला जाता है FCC, फेस सेंटर्ड सेल यानी कि फलक केंद्रित एकक कोशिका। इसके लिए भी पहले आप फिगर ध्यान दीजिए तो आप इसे बहुत ही आसानी से समझ लेंगे। जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए ये आपको एक यूनिट सेल दिया गया है यानी कि एक इकाई सेल दिया गया है, इसमें जो है इसके सभी कोनों पर यहाँ पर अवयवी कण होंगे। इस प्रकार से ध्यान दीजिए ये तो हो जाएंगे इसके सभी कोनों पर अवयवी कण, इस प्रकार से 8 कोने थे 8 अवयवी कण हो जाएंगे। इसके अलावा ध्यान दीजिए इसके सभी फलक पर भी एक एक अवयवी कण होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए इसके पीछे वाला फलक, इस पर एक अवयवी कण होगा, इसी प्रकार से सामने वाले फलक पर भी एक अवयवी कण हो जाएगा। इसके अलावा ऊपर वाले फलक पर एक अवयवी कण होगा, इसी प्रकार से नीचे वाले फलक पर भी एक अवयवी कण हो जाएगा। इसी प्रकार से ये बाएं तरफ वाले फलक पर एक अवयवी कण और एक अवयवी कण यहाँ पर दाईं तरफ वाले फलक पर, यानी कि टोटल 6 फलक होते हैं। तो यहाँ पर 6 अवयवी कण जो होते हैं वो सभी एक एक फलक पर उपस्थित हो जाएंगे। तो इसका मतलब आप लोग याद रखिएगा कि यदि अवयवी कण जो है यहाँ पर इन कोनों के अतिरिक्त इसके फलक पर भी उपस्थित हों, याद रखिएगा कोनों के अतिरिक्त अगर यहाँ पर इसके फलक के केंद्र पर, यहाँ पर जो फलक दिया गया है इस फलक के केंद्र पर उपस्थित होंगे, तो आप लोग याद रखेंगे कि यदि कोनों के अतिरिक्त जो है यहाँ पर फलक के केंद्र पर भी उपस्थित हों तो उसे हम लोग बोलते हैं फलक केंद्रित एकक कोशिका। यानी कि आप इसमें लिख सकते हैं कि यदि अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त कोशिका के प्रत्येक फलक, इसमें जितने भी फलक दिए गए हैं इन सभी के केंद्र पर, याद रखिएगा फलकों के केंद्र पर भी
केंद्र पर भी उपस्थित हों, केंद्र पर भी उपस्थित हों तो यह फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाती है। यह फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाती है। एकक कोष्ठिका कहलाती है। तो अब अगर यहाँ पर इसमें हम लोग यहाँ पर कणों की संख्या ज्ञात करें तो आप लिख सकते हैं प्रति इकाई सेल, प्रति इकाई सेल में कणों की कुल संख्या, में कणों की कुल संख्या। तो अब ध्यान दीजिए, कणों की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ध्यान दीजिए कोनों पर जितने दिए गए हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कोनों पर कण गुणे एक कण का योगदान, एक कण का योगदान इतना होगा। फिर इसके बाद प्लस फलक पर दिए गए तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं फलक पर कण गुणे एक कण का योगदान, एक कण का योगदान। तो अब ध्यान दीजिए कोनों पर यहाँ पर कितने कण हैं, 8, ये हो जाएगा गुणे यहाँ पर ध्यान दीजिए एक कण का योगदान, तो 8 कण थे प्रत्येक कोने पर, तो एक कण का योगदान 1/8 होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/8। फिर प्लस फलक पर कण, ध्यान दीजिए 6 फलक है, सभी पर एक एक कण दिया गया तो यहाँ पर हो जाएगा 6। इसके अलावा गुणे, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ पर 6 फलक दिए गए थे टोटल, सभी पर एक एक कण है, यानी कि एक फलक पर एक कण है, तो यहाँ पर जो फलक का योगदान होगा यानी कि फलक के केंद्र पर जो दिया गया है इसका होगा 1/2, तो इसलिए यहाँ पर आप लिखेंगे 1/2 इस प्रकार से। अब ध्यान दीजिए 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 तिहाई 6, 8 से ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आएगा 1 प्लस यहाँ पर आएगा 3, यानी कि इसको जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 4, यानी कि याद रखिएगा कि फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में जो कणों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे कि जो फलक पर यहाँ पर इसका अवयवी कण उपस्थित है, अगर इसका यहाँ पर योगदान हम लोग देखेंगे तो ये यहाँ पर ध्यान दीजिए फलक पर 1 उपस्थित है इसलिए 1/2 होगा, ये आप लोग याद रखिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर इसका तीसरा पॉइंट जिससे हम लोग बोलते हैं अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका, याद रखिएगा अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका याद रखेगा इसे बोला जाता है इंड सेंटर्ड सेल यानी कि ECC, याद रखेगा अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका। अंत का मतलब होता है आधार, याद रखेगा इसका मतलब होता है आधार केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो इसके लिए पहले आप फिगर ध्यान दीजिए यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये एक आपको यूनिट सेल यानी कि एक इकाई सेल दिया गया है, तो अब इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर इसके सभी कोनों पर इस प्रकार से अवयवी कण उपस्थित होंगे। 8 कोने हैं, सभी कोनों पर अवयवी कण हो जाएंगे इस प्रकार से। इसके अलावा इसमें जो है किन्हीं 2 विपरीत फलकों पर, विपरीत का मतलब जैसे कि मान लीजिए एक यहाँ पर इस ऊपरी वाले फलक पर अगर अवयवी कण उपस्थित है तो दूसरा अवयवी कण इसके विपरीत यानी कि इस नीचे वाले पर उपस्थित हो जाएगा। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखेगा इसमें 2 विपरीत फलकों पर, जैसे यहाँ पर ये एक नीचे वाले पर उपस्थित है तो इसके विपरीत फलक यानी कि इस ऊपर वाले फलक पर उपस्थित हो जाएगा, तो इससे बोला जाता है फिर अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका। यानी कि अगर आप परिभाषा देना चाहें तो आप बता सकते हैं इसमें कि इसमें जो अवयवी कण होते हैं वो कोनों के अतिरिक्त जो है किन्हीं 2 विपरीत फलकों, विपरीत का मतलब अगर यहाँ पर नीचे वाले फलक पर है तो ऊपर वाले फलक पर लिया जाएगा दूसरा अवयवी कण। तो याद रखेगा इसमें जो है कोनों के अतिरिक्त जो है 2 विपरीत फलकों पर जो है यहाँ पर 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर भी उपस्थित होंगे, तो इससे हम लोग बोलते हैं अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका। यानी कि अगर आप इसमें लिखना चाहें तो आप बता सकते हैं कि इसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त किन्हीं दो विपरीत फलकों के केंद्र पर
के केंद्र पर भी स्थित रहते हैं, स्थित रहते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, जैसे कि यहाँ पर इस फलक के केंद्र पर, इसी प्रकार इसके विपरीत इस नीचे वाले फलक के केंद्र पर उपस्थित है। तो अगर इसमें हम लोग यहाँ पर कुल कणों की संख्या ज्ञात करें तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं प्रति इकाई सेल में कणों की कुल संख्या अब ध्यान दीजिए, कुल संख्या यहाँ पर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ध्यान दीजिए 8 कोनों पर 8 कण उपस्थित हैं, तो कोनों पर कण गुणे एक कण का योगदान, तो एक कण का योगदान कितना हो जाएगा 1/8। ये आपको कई बार बताया जा चुका है। इसके बाद प्लस ध्यान दीजिए यहाँ पर फलक पर कितने हैं 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे यहाँ पर ध्यान दीजिए इस एक कण का अगर योगदान देखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। जो फलक के केंद्र पर होता है उसका योगदान 1/2 होता है, ये पहले बताया गया। तो 2 से 2 कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएंगे, यानी कि 1 + 1 = 2। तो यहाँ पर जो कणों की संख्या आएगी वो कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो इस प्रकार से जो आप अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका में जो है कणों की कुल संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो बाकी के टॉपिक मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।